ही नहीं है ही नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दूशी पढ़ लें, जब आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। बच्चों, फास्ट ट्रैक मेकअप क्लास आप लोगों को चलना किस तरीके से है R1 के अंदर, ये एक सबसे पहली गाइडलाइन। R1 में हमने जो आज तक पढ़ लिए हुए हैं टॉपिक, वो पढ़ लिए हुए हैं IAS 16, IAS, फिर हमने पढ़ा था 40, फिर हमने पढ़ा था 20 और अब शुरू हुआ IAS 36। अब रूटीन मेकअप क्लास के अंदर आपको फौरी तौर पर ये चीज़ तैयार करनी है कि जो हम स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं IAS 36, उसको समझने में मसला पेश ना आए। सबसे पहली कहानी तो हमारी ये है। दूसरी चीज़, मैं ज़रा फास्ट वे आउट में इस स्टैंडर्ड को क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। IAS 16 को इस लेवल पर डिस्कशन हम कर लेंगे कि आपको करंट स्टैंडर्ड्स को आगे लेकर चलने में क्या हो, आसानी है। मीनवाइल साथ साथ आप क्या करेंगे, एनरोलमेंट यूं ही आप करवाएंगे, आपको क्या होगा, एक अदद लॉगिन मिलेगा, आपके पास लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे इन सारी डेट्स के। ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे। ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ पर PDF मौजूद है। जो सी क्लास पढ़ाई जाती है उसका PDF भी अवेलेबल होता है। तो आप स्टार्ट वाली क्लासेस जो हैं IAS 16 की, वो पहली 2 क्लासेस ITA की रिवीजन है, वो भी लेनी है। ये नहीं कि वो लेनी नहीं है, उसमें शॉर्टकट सिखाए हुए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स R1 के लेवल के सिखाए हुए हैं, कुछ रिवीजन चलिए, कुछ कॉन्सेप्ट वाली बात है। नहीं, वो उसी के अंदर, वो पहली 2-3 क्लासेस के अंदर शॉर्टकट है। पहली 2-3 क्लासेस में ही वो शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू टेक, यू नीड टू टेक। आप रिकॉर्डिंग देखें, हो जाएंगी। नहीं समझ लगती, मैं हाजिर। रीकैप, यही तो मसला है। आप रीकैप अगर सोचोगे ना कि मुझे रीकैप है, सबको है, एक तरीकाकार के ऊपर अपने आप को क्या करना है बेटा, ढालना है। टाइम मैनेजमेंट इज द की टू पास। द मेजर रीजन ऑफ फेलियर इज द टाइम मैनेजमेंट। नॉलेज के लिहाज से आपको मसला इंशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं होगा। IAS 16 है, क्या करना है, आपने क्लासेस लेनी है। मैं अभी IAS 16 से रिलेटेड कुछ बातें ऐसी जो हमने क्लास में, रेगुलर क्लास में पढ़नी है, कल पढ़नी है बातें, वो क्या करूँगा मैं आज डिस्कस कर दूँगा। कल कुछ चीज़ें आएंगी, कुछ चीज़ें मैं आज सिखा दूँगा, थोड़ा सा फास्ट वे आउट में सिखा दूँगा। जो सा मैंने लेक्चर पढ़ाया मैं उसी को ही कॉपी करके वहीं से ही आपको चीज़ें क्या करूँगा, डिस्कस कर दूँगा। आपको चीज़ें क्या हो जाएंगी, समझ लग जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक, तो कल वाली क्लास का हर्ज नहीं होगा आपका। ये नहीं होगा कि आप क्लास में बैठे हों और आपको चीज़ें पता ना चलें। तो जहाँ जहाँ पर मैं महसूस करूँगा कि ये वाला काम क्या है, आप लोगों के करने का है, आप लोगों ने एक अदद शीट बनाते जाना है कि मैंने कौन कौन सा लेक्चर कब कब ले लिया, वो मुझे दिखाते रहे कि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, मैं यहाँ तक पहुँच गई। उससे होगा ये कि आपके जहन में ये होगा कि मैंने सर को दिखाना है, सर को बताना है कि मैंने यहाँ तक लेक्चर क्या किए हैं, ले लिए। ठीक हो गया। उससे होगा ये कि आप रेगुलर रहेंगे। ये लगभग 30 एक लेक्चर बन रहे हैं।
ठीक, 30-32 लेक्चर इनके हैं। तो आप 2-2 लेक्चर एक दिन में बैठे 1.25 की स्पीड के ऊपर उसको चलाएं और वो लेक्चर ले लो। जो सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो नोट कर लें, जो सी चीज़ यू नो ऑलरेडी रिवीजन में वैसे कि नोट भी ना करें। जो सी चीज़ नहीं आती, शॉर्टकट नहीं आता, उसको करके भी देखें। अभी टाइम लगाना है। यू आर फोकस्ड पर्सन। आपने पीआरसी की अटेम्प्ट दी और आपने ज्वाइन किया अभी आगे। अब आपके पास टाइम है 1 मंथ, जून, जुलाई और 3 महीने। टिल एग्जाम यू हैव ओनली 3 मंथ्स। ठीक, तो जितना फोकस होके काम करेंगे उतना बेहतर है। मजीद गाइडेंस दे दूं, कौन कौन से पेपर चूज करें उसके ऊपर गाइडेंस दे देता हूं। टैक्स लाजमी चूज करें, अ मस्ट। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पीआरसी देकर अभी ज्वाइन किया तो टैक्स लाजमी चूज करें। ठीक, R1 एक ऑप्शनल है, चीज ऑप्ट कर लें, गुड है। टैक्स के फौरन बाद R1 की क्लास है, आप कर सकते हैं। इधर दीज 2 सब्जेक्ट्स आराम से हो जाएंगे। कोई एडिशनल सब्जेक्ट नहीं चूज करना, कोई पीपी यूज करने की जरूरत नहीं है इस कॉम्बिनेशन में। दूसरे कॉम्बिनेशन में हो ही नहीं सकेगी पीपी चूज, क्योंकि जिस टाइम पे वो है उस टाइम पे बीला की क्लास है। हमें पेपर पास करना है, हमें पीपी से डरना नहीं है कि कल को इसका टेस्ट शुरू हो जाएगा। टेस्ट में क्या होना है, जो सी चीज़ आप क्लास के अंदर स्टेज पे खड़े होकर बोलते हैं वही क्या होगा, टेस्ट में जाके स्टेज पे खड़े होकर बोलनी पड़ेगी आप। इससे ज़्यादा कोई ख़ास कुछ भी नहीं होने लगा। ठीक है, लिहाजा उससे घबराना नहीं है। इन माय ओपिनियन इस वक्त स्टूडेंट्स को, गो के स्टूडेंट्स बहुत सारे कह रहे हैं कि जी हमने पीपी करना है। मैं रिकमेंड क्या करूँगा, मैं कहूँगा टैक्स और R1 1 ऑप्शन, या दूसरी टैक्स और बीला दूसरी ऑप्शन। तीसरी ऑप्शन एक बन सकती है अगर आप चूज कर लो तो, अगर आप समझते हो कि आप कर सकते हो, क्योंकि हर बंदे का लेवल सेम नहीं होता। उसके लिए है टैक्स, R1 एंड PPE। ये तीसरा कॉम्बिनेशन बन सकता है। मींस 8 से 10 आपका टैक्स, R1 कब से लेके कब तक, 10:30 to 12 ये, और फिर 12 से लेके 31 तक ये, कहानी क्लोज। फिर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। फिर बीला और सीला बाद में देख लेंगे। अगर पीपी करना ही है तो फिर ये कॉम्बिनेशन। 2 पेपर से कम उठाना इस वक्त भी 3 महीने रहते हुए मेरे नज़दीक जेन्युइन नहीं है। यू नीड टू डू, यू हैव टू पुट सम एफर्ट। टाइम वेस्ट नहीं करना। बस सुबह आए 1:30 बजे फारिग, उसके बाद 1:30 बजे जाके आपने पढ़ना ही पढ़ना है। 2 बजे 2:30 बजे पहुँच के आपने बस पढ़ना, कुछ नहीं करना, कोई सोशल लाइफ नहीं करनी, कोई छुट्टी की दरख्वास्त नहीं करनी। संडे है, संडे को भी क्या करना है, 10-12 घंटे पढ़ना है। ये पेपर ऐसे पास होंगे इंशाल्लाह। 2 पेपर पास अभी कर लिए तो इसका मतलब है आगे 3, फिर आगे 3 क्लोज। 1.5 साल के अंदर कहानी क्या बन किया। पीपी करो या ना करो, 2 पेपर नहीं चूज करते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 पेपर चूज करोगे, 1 पेपर चूज करने के बाद आगे 3 करके जोड़ी नहीं पाते। मैं आपको पूरा प्लान बना के सकता हूँ। टैक्स R1 अभी कर दिया, फिर क्या बनेगा उसके बाद, सीला सीला R2 ऑडिट ML कहानी क्लोज। वो कुछ बोल रहा है, वो तो स्कीम का पता ही कुछ है। डाटा वाला पेपर आ भी जाएगा तो वो हमारा
हेडअप हो जाएगा। कुछ बात मैं आज हेलो हेलो ये वाली क्लास बच्चों को वो वाला काम सिखाने के लिए है जो चांसेस हैं कि मैं अगले दिन पढ़ा रहा हूँगा, उनको ये मसला ना हो कि वो क्लास ना ले सके, उनको ये मसला ना हो कि ये रूटीन की क्लास चल रही है उसमें वो कोरे बैठे हैं। आज क्लास हुई बिल्कुल बेसिक लेवल की थी, आईटीए से आगे जो सा भी बच्चा आ रहा है आईटीए पढ़ी हुई है तो वो आराम से समझ सकता था, कल वाली क्लास नहीं समझ सकता सब अनलेस एंड अनटिल के 3 से 4 लेक्चर वो ले चुके हों। हेलो हेलो शॉर्टकट्स जो हैं वो पहले 3 लेक्चर के अंदर बहुत सारे शॉर्टकट डिस्कस हो, कोई एक लेक्चर खाली नहीं छोड़ना। आज अगर पहले से पढ़ा हुआ है आपने तो भी कोई भी लेक्चर खाली नहीं छोड़ना, टाइम मैनेजमेंट पास नंबर 1। नंबर 2, वे आउट का नहीं पता, इस लेवल का वे आउट अब आपने पहले से पढ़ा हुआ तो पता है, आपने एक दफ़ा पहले पढ़ के रह गया है। मैं ज़्यादातर इसको टैकल कर रहा हूँ वो वाले स्टूडेंट जो अभी रिसेंटली पीआरसी पढ़कर आए हैं और आगे अब पीआरसी के अंदर भी किसी ने शॉर्टकट दिया और मतलब मैंने आज क्लास में देखा, मैंने पढ़ाई किया क्लास, स्टिल क्या है बच्चे उस चीज़ को ऑफ नहीं करते, टाइम जाके 5 मिनट लगाते हैं, 2 4 5 दिन लगाकर उसको रूटीन में लाकर उसको सीख नहीं लेंगे कि मेरा टाइम जो है 5 मिनट की जगह लग जाए 1 मिनट से आगे। जिस तरह से ये सिखाया किसकी है ताकि टाइम पेपर का मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पिछली 2 से 3 अटैम्प्ट से मुझे बच्चे आकर मिलते हैं और कई बच्चे कहते हैं टाइम ख़त्म होने से 5 मिनट पहले पेपर। मेजॉरिटी की क्या चीज़ है, नहीं करता रूटीन में प्रैक्टिस तो पेपर नहीं मुकम्मल करता, चाहे वो मेरा स्टूडेंट या किसी होता है। ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो किसी और के स्टूडेंट भी होंगे, वो भी क्या होंगे हो सकता है कर रहे हैं, मुकम्मल कर रहे हैं, ये नहीं कह रहा है। कुछ बच्चे होते हैं जो दरमियाने, मैं उन दरमियाने बच्चों की बात कर रहा हूँ जो आकर मुझे नहीं, मेरा टारगेट जीनियस तो है ही नहीं, जीनियस स्टूडेंट्स का मेरा टारगेट नहीं है। मैंने उन बच्चों को पास करवाना है जो दरमियानी है, उनको पास करने में मुश्किल है और वो इस तरीके में चलते हैं तो आराम से पास अलग। 2 चीज़ें, एक एग्ज़ाम की टेक्निक्स और एक प्रैक्टिस। एग्जाम की टेक्निक्स हर टॉपिक की डिफरेंट होती है, उस टॉपिक के साथ हर टॉपिक को करने की टेक्निक। पेपर करना कैसे, कोई भी पास पेपर होगा आप मुझे देखेंगे कि मैं उस पास पेपर को एग्ज़ाम में स्टूडेंट ने कैसे करना है उस अंदाज से लगभग 22-23 तक। जी यस, मैंने तो सिखाना है, मैंने वो चीज़ सिखानी है जो मैंने कल करवाना। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मीन्स आज रूटीन की क्लास में मैंने एक शॉर्टकट सिखा दिया, दोबारा से रिपीट कर वो चीज़ें आपको पहले से पता होनी, आपको लोगों को करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। हम क्या करते हैं, हम आते हैं, हम IS 16 पर आते हैं। IS 16 बेटा 2 मॉडल, एक है कॉस्ट मॉडल और एक है रीवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल का हमें पता है, रीवैल्यूएशन
एसेट की वैल्यू अप हो जाती है, डाउन हो जाती है, एंटायर क्लास को इकट्ठा नहीं करती, एंटायर क्लास को आज की वैल्यू के ऊपर ले आओ। मसलन लैंड भी थी 10 साल पहले 2 लाख रुपए की, आज वही 5 करोड़। हमारे पास 10 लैंड मौजूद हैं, 10 की 10 को क्या करेंगे, आज की वैल्यू पर ले लेंगे। इसको क्या कहते हैं, रीवैल्यूएशन। करना कैसे है, डायरेक्टली वो सिखाऊंगा। इससे पहले वाले लेक्चर और कॉन्सेप्ट्स वो आप क्या करेंगे, वो आप लेक्चर देकर देखिए। जी ये पर्ची ML परचेज एंड एसेट कॉस्ट 480 मिलियन और when useful life of asset is 12 years. It was revalued on first release at 600 million. ये पहली कहानी है। पहले साल तक हमने अपने यहाँ तक किया था। यहाँ पर हमारे टेबल बनेगी और 3 कॉलम होंगे। एक कॉलम होगा एसेट का, एक कॉलम होगा रीवैल्यूएशन और एक होगा प्रॉफिट एंड लॉस। अब रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या होता है, ये होता है अगर हमारी वैल्यू विदाउट रियलाइजेशन एसेट वो बढ़ जाती है, सरप्लस होती है। ये इक्विटी का पार्ट क्या विदाउट तो उसकी वैल्यू क्या हो गई। ले जी, आज कुछ चीज़ें देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फर्दर मोर। तो एक साथ इसको हम कनेक्ट करते हैं। एसेट तो बढ़ जाएगा, एसेट डेबिट हो जाएगा, समथिंग शुड बी क्रेडिट। या इनकम रिकॉर्ड कर दें, हम कहेंगे नहीं इनकम रिकॉर्ड नहीं, हमने इनकम रिकॉर्ड नहीं, हम इक्विटी का पार्ट छुट्टी करते हो आप, फिर ऐसे ना किया करो। प्लस क्या है, हाँ मैं बोला आगे को छुट्टी कर लेते हो आप। टेबल बनाना है, इसके अंदर टेबल ही क्या है, डू ऑल वर्क्स। जी एसेट की कॉस्ट कितनी, 480 मिलियन। स्टार्ट किया यहाँ से, लाइफ कितनी है 12 साल, रेंटल वैल्यू 0, डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगी 480 माइनस 0 डिवाइड बाय 12 40 लॉग कीजिएगा। ये 40 की हमने कर दी डेप्रिसिएशन। WDV कितनी आ जाएगी 440। हम यहाँ पर पहुँच गए। अब रीवैल्यू कब हो रहा है, 1 जनवरी 19, 1 जनवरी 19 को। तो हम पहुँचे 31 दिसंबर 18, 31 दिसंबर 17। अब 31 दिसंबर 18 पर जब तक करना है 40 की डेप्रिसिएशन करेंगे और हम पहुँच जाएंगे 31 दिसंबर 18 पर, इस पर 400 मिलियन। अब अच्छा, कुछ आज कुछ चीज़ें देखने, कुछ फंक्शन बताऊंगा आप लोगों को। फंक्शन के बाद हम लोग इसमें कुछ ऐसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बाय सेल्फ कुछ फीचर्स हैं, तो वो फिर आपके साथ फीचर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फीचर्स हैं और उसको हम लोग किस पर्पज़ के लिए अप्लाई करते हैं। जिसमें 2 फीचर्स हैं, न्यूमेरिकल नंबर फॉर्मेटिंग और कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उससे पहले कुछ फंक्शंस हैं, लॉजिकल फंक्शंस हैं और इंफॉर्मेशन फंक्शंस हैं। ये आपके साथ जो है वो डिस्कस करता है। चलो फिर हम लोग क्विकली जो है वो मूव कर जाएंगे नंबर फॉर्मेटिंग में, कि अगर हमने नंबर को फॉर्मेट असाइन करना है तो वो हम लोग कैसे देते हैं। उसमें मतलब एक आधी चीज़ तो हमने देखी हुई है नंबर फॉर्मेटिंग में, जैसे वो करेंसी साइन हमने असाइन किया था PKR और अकाउंटिंग फॉर्मेट में डॉलर साइन, तो वो तो हमने देखा हुआ है। इसी तरह की कुछ आंतरिक चीज़ें कुछ और इसमें देखेंगे।
पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कुछ हमारे पास फंक्शन हैं, लॉजिकल फंक्शन जिनको हम लोग कहते हैं। और लॉजिकल फंक्शंस में हम लोग जो है वो 5 फंक्शंस की बात करेंगे। उन 5 फंक्शंस में से हम लोग एक फंक्शन ऑलरेडी बहुत दफ़ा हम लोग देख चुके हैं और लॉजिकल कंडीशंस की बेसिस के ऊपर हम उनको इम्प्लीमेंट करते थे। तो पहले नंबर पर ही हम लोग लॉजिकल फंक्शंस। अब 400 से हमें किसी पर लेके जाना है 600, मींस एसेट को बढ़ाएंगे, एसेट को बढ़ाएंगे। कितने से बढ़ा? 200। ये 200 से बढ़ेगा, एसेट बढ़ गया। साथ ही हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, सरप्लस। तो बच्चे लॉजिकल फंक्शंस में पहले नंबर पे जो फंक्शन आएगा वो हम पहले देख चुके हैं। वो फंक्शन है जी हमारे पास इफ़ का, इफ़ फंक्शन। वो हम पहले भी बहुत दफ़ा मल्टीपल इफ़ अप्लाई कर चुके हैं। एक्चुअली जो इफ़ का फंक्शन है ये लॉजिकल फंक्शन में आता है, जिसमें हमें कोई ना कोई एक लॉजिक जो है ना वो डिज़ाइन करनी पड़ती है। ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया, जो हमारे पास क्राइटेरिया होता है उसके बेसिस के ऊपर हम लोग जो है वो लॉजिक को डिज़ाइन करते हैं। अब जी ये सिर्फ फॉर द बीइंग ऑफ टेस्टिंग, फॉर द बीइंग ऑफ एज अ लॉजिकल फंक्शन, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इक्वल साइन इफ फर्स्टली डिज़ाइन द लॉजिकल टेस्ट। अगर मैं कहता हूँ ये दिस वैल्यू इज़ लेस देन 100 कॉमा, तो देन ट्रू लिख देता हूँ, अदरवाइज फॉल्स। जाहिर सी बात है लॉजिकल टेस्ट दो चीज़ों पे बेटे अप्लाई होता था, ट्रू या फॉल्स के ऊपर। तो आपको पता है कि जो वेरी है स्टार्टिंग पोर्शन इज़ द ट्रू। और जो लॉजिकल टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि जो आपने लॉजिकल टेस्ट बनाया है या जो आपने कंडीशन बनाई है या जो आपने क्राइटेरिया बनाया है, तो आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने सिर्फ एक वैल्यू को कहा जी कि अगर तो ये लेस देन है 100 से तो ट्रू है, अगर ये लेस देन नहीं है तो फॉल्स है। तो करंट में ये ट्रू है क्योंकि 60 इज लेस देन, ठीक है। तो अगर इधर मैं 101 करूँगा तो ये क्या हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि कंडीशन वहाँ पे क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है, ठीक है। तो ये हमने बहुत दफ़ा इसको मतलब सेल्स टारगेटिंग शीट के अंदर, फिर हमने इसको अप्लाई किया सैलरी शीट के अंदर, फिर हमने इसको अप्लाई किया वो कुछ गालबन कुछ और भी वहाँ पर शीट्स आई थी, तो हमने बहुत ग्रेडिंग शीट के अंदर हमने इसको यूज़ किया। मतलब मल्टीपल स्नैरियोज थे, मल्टीपल सिचुएशंस थे जिनके अंदर हमने इफ़ को मल्टीपर्पज़ के लिए हमने इस्तेमाल किया। अब इसके बाद 3 और फंक्शन हैं, एंड और नॉट। ये लॉजिकल फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, जो एंड और नॉट हैं ये एक्चुअली इनको हम लोग जो है ना बुलियन फंक्शंस भी कहते हैं। बुलियन फंक्शन अगर आपको याद हो, एंड गेट, नॉट गेट, और गेट। वैसे भी जब हम इंग्लिश में डिस्कशंस कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग इसको एज आ कनेक्टिव कंजंक्शन या कनेक्टिव वर्ड्स के तौर के ऊपर यूज़ करते हैं कि अगर हमने अथेंटिकेट करना है 2 सेंटेंस को तो उसके लिए एंड, अगर हमने अथेंटिकेट करना है 2 सेंटेंस में से एक को तो उसके लिए और अगर हमने अपने सेंटेंस को इन्वर्ट्स में लेके जाना तो उसके लिए हम नॉट यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है ये लॉजिकल। अब जो एंड और नॉट, एंड और है, ये मल्टीपल कंडीशंस के ऊपर अप्लाई होते हैं। मल्टीपल कंडीशंस में पहले तो मैं आपको इसकी नॉर्मल वर्किंग बताऊंगा ना, फिर नॉर्मल कैसे वर्किंग है। तो इसमें एक एक्चुअली देखिए, और इसका जो आंसर है ना ये ट्रू या फॉल्स में आता है, ट्रू या फॉल्स में। अगर तो ट्रू होगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू आ जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स आ जाएगा। तो इक्वल साइन एंड स्टार्ट ऑफ द ब्रैकेट, पहले कहते हैं जी लॉजिक्स बनाएं। जाहिर सी बात है ये एंड और यूज़ होगा जहाँ पर वहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस होंगी, मल्टीपल लॉजिक्स होंगी, वहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो मैं कहता हूँ जी इक्वल एंड, और मैं इसको कहता हूँ जी 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल 1। पहली मैंने ये लॉजिक कंडीशन बना दी, मैंने कहा 3 को 3 पे डिवाइड करें तो इक्वल 1 आता है, ओके। उसके बाद मैं एक और कंडीशन बनाता हूँ जी 4 - 2 इक्वल 4 - 4 इक्वल 0। एक मैंने ये लॉजिकल कंडीशन बना दी।
फिर मैं कहता हूँ जी 45 इज़ ग्रेटर दैन 23, मैंने एक लॉजिकल कंडीशन जो डिज़ाइन कर दी। तो ये एक्चुअली क्या है, ये सारे के सारे डिफरेंट लॉजिकल टेस्ट हैं। ये लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, लॉजिकल 3, जितने मर्जी बना सकते हैं आप इसके अंदर, ठीक है। तो ये करने के बाद ब्रैकेट क्लोज की। अगर तो ये सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तो आंसर विल बी अ ट्रू। अगर तो ये सारी कंडीशंस क्या होंगी, ट्रू होंगी, तो आंसर विल बी अ ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो इन दिस सिचुएशन आई थिंक सो ऑल ऑफ द कंडीशंस आर ट्रू, तो आप एंटर करेंगे तो आंसर इज ट्रू, क्योंकि एंड में एक भी कंडीशन रॉन्ग होनी है तो आंसर इज फॉल्स। तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर हम लोग ये करते हैं कि 4 - 4 = 1। अब मैंने एक कंडीशन को रॉन्ग किया है, ठीक है, एक कंडीशन को मैंने क्या किया है, फॉल्स किया है, ठीक है। तो आप ये अब देखिएगा कि जब एंड में ये कंडीशन जाएगी तो ये आंसर क्या देगा, फॉल्स। तो एंड में ये होता है कि हमारे पास ऑल कंडीशंस आर टू बी ट्रू, ऑल क्राइटेरियाज आर बी ट्रू। तो फॉर दैट वो आंसर क्या करवाएगा, मुझे डिस्प्ले करवाएगा ओवरऑल ट्रू में। मैं इस फंक्शन को अब इफ में भी यूज कर सकता हूं। अगर मैं इसको अपनी इफ फंक्शन में यूज करना चाहूं तो इसको मैं वहां पर भी यूज कर सकता हूं जहां पर मेरे पास एक से ज्यादा क्या होंगी, कंडीशंस होंगी। तो ये देखिएगा वो कैसे। अच्छा, मैं कहता हूं जी सिनेरियो देखिएगा, मैं कहता हूं अच्छा एक है जी सैलरी, एक है जी स्केल, ठीक है। अब यहां पर सैलरी समथिंग ये है जी, और स्केल्स हम मेंशन साथ, हम लोग इसके साथ क्या कह रहे हैं, वी आर ट्राई टू बी मेंशन द स्केलिंग ऑफ द एम्प्लॉय। तो अभी यहां पे देखिएगा मैं स्केल मेंशन करता हूं, जैसे सपोज 21 है, अच्छा जी ये मामला है, तो जी 19 है, अच्छा जी ये मामला है, तो जी ये आ गई W DB 31 दिसंबर 17 है। अब एक साल जो डेप्रिसिएशन होगी स्ट्रेट लाइन में, वही अगले साल में क्या होती है, डेप्रिसिएशन। मैं यहाँ पर अगर दूसरे अंदाज से करने की कोशिश भी करूँ कि ये WDB आ गई 540 माइनस कैलकुलेट वाली। अब इस तारीख पर रिमेनिंग लाइफ कितनी है। अब मेरा लॉजिकल टेस्ट मुझे ये कहता है कि जी इफ द स्केल 12 में से 3 बाकी रह गए, डिवाइड बाय 9 करें, जो वही 60 है। इंक्रीमेंट लगाना है जिनकी सैलरी लेस देन 50,000 हो, जब तक दोबारा से चेंज नहीं आती, जिनकी सैलरी लेस देन 50,000 हो, बार बार एंड स्केल भी उनका इसको मैं स्केल भी उनका 12 से नीचे हो, एंड उनका आप सैलरी का इंक्रीमेंट अप्लाई कर दें। मेरी बात को समझिएगा, जिनकी सैलरी लेस देन कितनी हो, 50,000 से बिलो हो, एंड स्केल भी 10 से कम हो, तो उसकी सैलरी का उसको इंक्रीमेंट पुट कर दो जितना भी है। तो मैं बड़ा इजीली लगा सकता हूँ अगर मैं इसको अप्लाई करना चाहूँ। देखो इक्वल साइन इफ स्टार्ट ऑफ द ब्रैकेट, लॉजिकल टेस्ट बनाते हैं एंड से, क्योंकि अब कंडीशन क्या है, एक से ज़्यादा है। मतलब पहले था क्राइटेरिया एक से ज़्यादा था, वो एक सेपरेट थिंग है। अब कंडीशन क्या है, वो एक से वहाँ पर ज़्यादा है। तो मैं कहता हूँ जी इफ़ द सैलरी इज लेस देन 50,000 कॉमा, दूसरा लॉजिकल टेस्ट क्या था हमारा कि जो स्केल है वो भी लेस देन हो कितने से, 10 से, ब्रैकेट क्लोज कॉमा। तो उसकी सैलरी का उसको हम कोई इंक्रीमेंट दे देते हैं 0.13% कॉमा, अदरवाइज 0। अब ये समझना इसको कैसे होना है। अब इसमें ये होना है बेटा, मैंने दो चीज़ें की हैं, क्योंकि मेरे पास जो लॉजिकल टेस्ट थे ना वो एट द सेम टाइम दो चेक हो रहे थे, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट थी ना वो दो थी। क्योंकि जब हम पहले लगाते थे ना, पहले जब हम इफ को लगाते थे, अगर आप उसको थोड़ा सा मैं रिकॉल करो ना,
तो उस टाइम में सिर्फ हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया होते थे, लेकिन वो सिर्फ हम एक कॉलम पे लगाते थे। अब इसके अंदर देखना अब क्या है, अब हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया हो सकते हैं, लेकिन अब क्या है, हम दो कॉलम्स के ऊपर लगा रहे हैं। क्या मौजूद मेरे पास लॉजिकल टेस्ट दो लॉजिकल टेस्ट बन गए। एक लॉजिकल टेस्ट जो मैंने बिल्ड एंड डिजाइन किया, मैंने कहा सैलरी 50,000 से बिलो, ठीक है, और दूसरा क्या है कि जो ग्रेड है वो लेस देन किससे हो, 10 से, ठीक है, ग्रेड लेस देन हो 10 से। तो उसका क्या करो, अगर जाहिर सी बात है जब ये ट्रू ऑन है तो इफ का तो स्ट्रक्चर वही देगा ना, वो ट्रू पोर्शन में जाएगा, इंक्रीमेंट लगा देगा। अगर यहां से कोई भी कंडीशन फॉल्स हुई, मतलब किसी की सैलरी 50,000 से अबव है, ये फॉल्स हो जाएगी, कहां चला जाएगा वो, फॉल्स में, क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। अब ये देखो मैं इसको इंप्लीमेंट करता हूं तो एंटर, ये देखें 0। अब इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूं, नेट इफेक्ट आपको कितना गेन हुआ या लॉस, सिर्फ एक बंदे की ये कंडीशन फॉल कर रही है कि नहीं, तो एकदम से आ गए। समझ आई बात की, ये समझ आए नहीं तो मैं रिपीट करता हूं। इसका मतलब हाँ जी, आप बताएं पीछे आपका 400 तो वो पुराना गेन ये समझाएं। खत्म होगा और 20 का क्या हो जाएगा, लॉस। हाँ बिल्कुल, बड़ा कितना हुआ है? आप बड़े आराम से ऐसे कह देते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। डाउन आउट कितना होगा, 110। सबसे पहले उस और गेन क्या करोगे, रिवर्स कर दो। और एक और कंडीशन थी, मैं ये तो बेटा समझा रहा हूँ, दो कंडीशंस हैं, बिकॉज ऑफ रैंक सैलरी भी 50 से बिलो और स्केल भी 10 से बिलो, तो देन देयर इज द इंक्रीमेंट, अदरवाइज 0। सारी लाइन क्या बनेगी, समझ आ गई बात की। तो ये जब आपके पास ऐसे जब मल्टीपल सिचुएशंस बनी है, जैसे सपोज ऑफ डैट मैं यहाँ पर भी चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ यार 8 स्केल है, अच्छा मैंने स्केल 8 किया, नहीं इंक्रीमेंट हुआ, क्यों, यहाँ पर क्यों सिद्धू साहब, इवैल्यूएशन सैलरी 50 से बिलो नहीं है। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ जी उसकी सैलरी है 49,999 रुपीज़, तो एंटर करते हैं OCR स्टैंड फॉर अदर तो 50,000 से उसकी सैलरी बिलो है, ठीक है, 1 रुपये इसका इंक्रीमेंट आ गया ना। तो ये देखो उसका ऑर्डर 13% इंक्रीमेंट पुट कर दिया। सिचुएशन समझ आ रही है क्यों भैया, आपको आ रही है, ठीक है। तो ये आप इन लॉजिकल फंक्शन को हम इस तरीकाकार से यूज करते हैं, इनका मकसद ये नहीं है कि सिर्फ हमने ट्रू फॉल्स प्रिंट करवाना है, इनका मकसद ये कि व्हेन वी हैव अ मोर देन क्राइटेरिया ऑन द सेम सिचुएशन, मोर देन वन कॉलम्स इन द क्राइटेरिया, जहां पर हमारे पास एक से ज्यादा कॉलम हो, चाहे आप इसमें जितना मर्जी बढ़ाते जाएं, आप 3 कॉलम कर लें, उसमें कंडीशन पुट कर लें, क्या होगा, एंड के अंदर एक और लॉजिकल टेस्ट आ जाएगा, बस सिंपल। आप यहाँ पर एक और लॉजिकल टेस्ट ऐड कर दो, समझ आ रही बात की, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चीज़ें जब हम देख रहे होते हैं तो उसमें इस फंक्शन को बहुत ज़्यादा रिलेट करके देखा जा रहा होता है, परफॉर्मेंसेस, क्राइटेरिया, सेल्स, मार्केटिंग, इवैल्यूएशन, ये बहुत सी चीज़ें जो है वो ऑडिटर जो सा होता है वो क्या कर रहा होता है, उसको इवैल्यूएट कर रहा होता है। अब आते हैं और की तरफ, अब और में क्या होगा, आंसर विल बी ए ट्रू एट लीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। आंसर कब ट्रू होगा, जब एक एंड में क्या था शीजर बेटे, एंड में क्या था, ऑल कंडीशंस आर टू बी ट्रू, ठीक है, ये ज़ैनब को भी बता देना, ठीक है, उसको नहीं पता अभी। तो ऑल कंडीशंस आर बी ट्रू इन और एट लीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, तो देन आंसर विल बी ट्रू। तो फॉल्स की सिचुएशन क्या है, व्हेन द ऑल कंडीशंस आर फॉल्स, जो सारी कंडीशन वहां पर फॉल्स होंगी, ठीक है। तो ये देखिएगा जी, हम इसको अप्लाई करते हैं इक्वल साइन, और अब सपोज मैं एक सिचुएशन बना रहा हूं, 2 इक्वल टू कॉमा 4 माइनस 5, 4 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल 0, कॉमा 3 माइनस 2 इक्वल 1, ब्रैकेट क्लोज। आंसर क्या आएगा,
चेंज इन एस्टीमेट जो होता है वो साल के शुरू से हमेशा अप्लाई है, व्हाट्स द आंसर? चाहे डेट जो मर्जी। या आप लेक्चर देखेंगे तो बड़ी डिटेल में इसके ऊपर रीवैल्यूएशन क्या होगी चेंज इन एस्टीमेट हमेशा साल के शुरू, लेकिन जो रीवैल्यूएशन है ये जिस डेट को हुई है उस डेट जी कौन बताएगा क्या आंसर बनेगा? तो मैं पहले डेप्रिसिएशन चार्ज फिर साल का एंड आया, ठीक है। इससे आंसर इज फॉल्स, ट्रू। उस साल में वाई इज ट्रू? क्योंकि इसमें एक देखो ना, एक आधी कंडीशन तो कोई ना कोई ट्रू हो रही है। 2 = 2 यहाँ से पता चल गया कि आंसर इज ट्रू। तो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ 2 = 3 ये भी फॉल्स होगी। 4 / 4 = 0, अब हम नो दैट इज इक्वल टू 1 आ गया। 3 - 2 = 1, हाँ जी ठीक है, एंटर द आंसर। ठीक है, अब यही सिचुएशन अगर मैं यहाँ पे मैंने एंड के लिए अप्लाई की थी, अब यही सिचुएशन अगर मैं और के लिए अप्लाई करता हूँ, और के लिए क्या मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इसमें अब सिचुएशन ये बना लेता हूँ, मैं कहता हूँ यार अच्छा मतलब सैलरी या तो सैलरी बिलो हो 70,000 से, या तो स्केल बिलो हो 15,000 से। तो क्या करो, उसका इंक्रीमेंट लगाओ या कोई भी और इस पर सिचुएशन अप्लाई कर। तो इक्वल साइन इफ स्टार्ट ऑफ द ब्रैकेट और स्टार्ट ऑफ द ब्रैकेट। अब ये ना जो मैं इंटरनल फंक्शन लगाता हूँ ना, वो नेस्टेड फंक्शन है, नेस्टेड। उसको हम कहते हैं फंक्शन विद इन अ फंक्शन। ये फंक्शन के अंदर हम लोग एक और फंक्शन लगा, और हम लगा सकते हैं, ये इसमें कोई भी वो नहीं है कि हम नहीं लगा सकते, हम लगा सकते हैं, एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन लगा सकते हैं। तो इक्वल साइन, और मैं कहता हूँ इफ द सैलरी इज लेस देन 75,000, कॉमा, देन द स्केल is be less than 15, comma, to give them a constant value and 0। मैं कहता हूँ उनका 3400 रुपीज़ हम उनको दे देते हैं, उनकी विद इन अ सैलरी। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन करूँगा आफ्टर डैट, आपकी तरफ देखो ना कि आप हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहां पर क्या आंसर आ रहा है जी? करंटली द फॉर्मूला इज मिसिंग। क्या मिसिंग है जी? यस, द क्लोजिंग ब्रैकेट, एंटर, इन्वर्टेड कॉमास, सॉरी यहाँ पे नहीं आनी, ये यहाँ पे आनी है, और 15 के बाद यहाँ पे 0 इसको ड्रैग करें नीचे। अब ये देखो, ये सिचुएशन में सैलरी बिलो नहीं है, फॉल्स। ग्रेड भी लेस देन 15 नहीं है, फॉल्स। ठीक है, तो क्या आ गया? 3400 आ गया, ओ सॉरी 0, मतलब 0 आ गया, फॉल्स हो गया ना, तो 0 फॉल्स में जाएगा, इफ के तो 0। अच्छा, इस सिचुएशन में देखो सैलरी बिलो है 70 से, और ग्रेड भी बिलो है। ठीक है, अब ये वाली सिचुएशन में देखो, अगली सारी सिचुएशन में सैलरी भी बिलो है, ग्रेड भी बिलो है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ यहाँ पर 80,000, और यहाँ पे स्केल कर देता हूँ 14। देखो खत्म करने के लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा? सिग्नेचर क्या होती है? एक्यूमुलेटेड, पक्का। अब ये देखें, अब यहाँ पे स्केल तो 15 से अबव है, खत्म करने के लेकिन सैलरी 75 से कम है।
और ट्रांसफर एक कंडीशन ट्रू हो गई और की वजह से वो ट्रू हो गया, उसने क्या किया 3400। डेबिट हो जाए। ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे ये क्वेश्चन है मेरा कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर आए ये जो भी सिचुएशन है अगर ये अप्लाई हो रही है तो सैलरी ऐड होके इस वैल्यू में मुझे टोटल इसी कॉलम में वो शो करवाए, तो कैसे कराऊंगा? मैं ये कह रहा हूं कि सिचुएशन यही है, ठीक है। जो भी सिचुएशन बन रही है इस कॉलम में अभी करंटली शो करवा रहा है 3400 या 0, लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो वैल्यूज टोटल मतलब जो टोटल अमाउंट बन रही है ना सैलरी प्लस इंक्रीमेंट वो यहाँ पे शो हो इसी कॉलम में, सेम कॉलम में, तो वो मैं कैसे करवाऊंगा? किसमें? आपने ये एंट्री पास नहीं गुड, क्या बात है, अच्छा ही आप, वेरी गुड, आपने बिल्कुल ठीक। क्या करना है? सिंपली जो सैलरी है यहाँ पे जाके मैं क्या करूंगा, सैलरी को ही ऐड कर दूंगा 34 में, और यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे भी मैं सैलरी को ही ऐड कर दूंगा किसमें, 0 में। अब एक अकाउंट खत्म, जाहिर सी बात है जब, क्यों सिंधु साहब, ठीक है, नहीं आ रही है आपको तो सॉरी, और रैक कौन सा अच्छा मेडिसिन खाई है आपने, अल्लाह से दे दिया आपको। क्या हो गई? तो इसमें अब यूजली हमारे पास इफ और जो भी सिचुएशन बन रही है, मैंने कहा था कि सैलरी में ही ऐड होके उसका जो आंसर है ना वो हमारे पास आ रहा, तो मैंने उसको सैलरी ऐसे दे दी, तो देखो ये अब वो सिचुएशन में नहीं आ रहा था तो ऊपर वाले में ऐड नहीं हुआ, लेकिन नीचे वाले में उसने सैलरी के अंदर ऐड करके मुझे वो आंसर डिस्प्ले करवा दिया है। क्लियर है, समझ आ गई है इसकी? ठीक है। अब नॉट है, नॉट क्या करता है, ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू, तो इक्वल साइन और स्टार्ट ऑफ द ब्रैकेट। अगर मेरे पास कोई भी, और सॉरी और कह रहा हूँ नॉट, नॉट में एक ही कंडीशन आएगी, एक से ज़्यादा नहीं आएंगी, तो 4 इज लेस देन 3, तो 4 इज लेस देन 3, वैसे तो यूजली क्या है ट्रू होगा, लेकिन ये इसको क्या कर देगा, ट्रू होगा, वैसे यूजली ये फॉल्स होगा, 4 इज नॉट लेस देन 3 फॉल्स होगा, तो नॉट उसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। ठीक है, समझ आ गई? तो अगर मैं इसी फंक्शन को, इसी लॉजिकल फंक्शन को नॉट कर देता हूँ, तो ये देखना, ये बाय मैं इक्वल साइन नॉट लगा देता हूँ, ये शायद फॉल्स, इसको यहाँ पे नहीं लगेगा, ये इसको इंटरनली हमें लगाना पड़ना है इसको, ये जो और के अंदर इक्वल साइन नॉट, और 480 में से सी गई यहाँ पे, तो और का जो आंसर आएगा नॉट क्या कर देगा, उसको इससे अगला इन्वर्ट कर देगा, करने के बाद ऊपर वाले का इंक्रीमेंट लग गया, पास करनी है, नीचे वाले का कोई इंक्रीमेंट, सिंपली उसको इन्वर्ट किया। नेचर समझ आई है कि नहीं आई? इसको अप्लाई कर लें जरा एक दफ़ा। यार मैंने पानी का रहा था उसको, एक डेबिट, सरप्लस की नेचर क्या है, प्रॉफिट की नेचर क्या है, बस ये सिर्फ लास्ट प्रभु को ही कहा होगा यार, पता नहीं किसको कहा, उसको कहा था, टीए को कहा था। डेबिट एंट्री क्या होती है, ऐड, और क्रेडिट एंट्री प्लस, और क्रेडिट नेचर में क्रेडिट एंट्री ऐड और डेबिट एंट्री अप्लाई कर लें, हो गया यहाँ तक अप्लाई। नाउ द लास्ट लॉजिकल फंक्शन इफ एरर, इफ एरर हमारे पास ना, डेबिट में डेबिट क्या होता है, इसका मतलब है एसेट अकाउंट में क्या होना है, डेबिट, ठीक, हमारे पास कुछ एरर्स आते हैं, जो एक्सप्लेनेड इसको करने एक दफा ये नजर सरप्लस की नेचर क्या है, क्रेडिट बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, क्रेडिट,
एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। डन। अच्छा, अब इसकी एंट्री आपने बना दी और ये रिवैल्यूएशन के वक्त की एंट्री है, एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। डन। अब अगली कहानी ये है कि आपने इसी साल के अंदर, ये वाला साल मारा था रिवैल्यूएशन वाला, यहाँ से लेकर चल रहा था यहाँ तक, ये हमारा साल है, पिछले साल के एंड से लेके इस साल के एंड तक। अब हमें इसी साल में क्या करनी है, क्योंकि इस साल के शुरू में रिवैल्यू है, उसके बाद क्या करना है, डेप्रीसिएशन चार्ज। ओ सॉरी, ऊपर वाला साल था, ये किधर गया, ये वाला साल था 2019 की कहानी चल रही है इधर से। नेक्स्ट है इफ एरर। हमारे डिफरेंट किस्म के एरर्स होते हैं, जैसे यहाँ पर हम कुछ एरर्स क्रिएट करते हैं, इक्वल साइन, SUM, SM 4,3, कोई भी एंटर, नेम एरर आ रहा है। नेम एरर क्या होता है, जब हमने अपने फंक्शन का नेम लिखा हो, जब हमने अपने फंक्शन का नेम रॉन्ग लिखा हो तो नेम एरर आता है। ठीक है, तो ये मैंने SUM लिखना था, मैंने SM लिख दिया। SM इज नॉट अ फंक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो उससे मुझे एरर क्रिएट कर दिया। ठीक, थैंक यू। लेस हो क्रेडिट में डेबिट लेस, इसका मतलब रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट आपको आना है। व्हाट शुड बी क्रेडिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। क्या होगा, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट होगा थ्रू ए रिटेन्ड अर्निंग। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास समथिंग डिवाइडेड बाय 0, बड़ी डिटेल में समझाया हुआ है। समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी वैल्यू को डिवाइड करता हूँ 0 पे तो इन्फिनिटी। हमारा जो कैपिटल ठीक है, होता है और जो प्रॉफिट होता है, फिर इसके बाद आता है इक्वल साइन, सम प्रॉफिट कितना A, B, ये भी नेम एरर में आएगा। आप लोग इससे नल कैपिटल ऐड प्रॉफिट लेस प्राइम, कैपिटल का वैल्यू एरर आता है जब हम कन्वर्ट कर देते हैं कैपिटल का काउंट। क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता है, यस इक्वल साइन क्या होता है, A प्लस 4 प्लस 5। कैपिटल के टी काउंट में तो क्या होगा, इसमें भी नेम एरर आ रहा है, ये तो नल एरर नहीं आता। PAT स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ड्राइंग्स क्लोज, टी काउंट में करना। अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे थ्रू आउट माई बिजनेस ये पता चलता रहे कि मेरा ओरिजिनल एक तो N/A वाला एरर था वहाँ पर, नॉट एप्लीकेबल, एक है वो जो V लुकअप H लुकअप में हमने देखा था, याद है वो, जब हम वैल्यू पुट करते थे फिर ही वो नीचे उसका आंसर आ जाता था, तो N/A। अगर मुझे चाहिए ना नहीं ओरिजिनल यार, कैपिटल कितना है तो मुझे उस कैपिटल फिर उसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। एक तो एरर ये आता है ना, इक्वल साइन ये कमाया हुआ V लुकअप, 50 क्या V लुकअप स्टार्ट ऑफ द ब्रैकेट, ये जो हम वैल्यू देते थे ना उसको हम यहाँ पे वैल्यू एंटर करेंगे। जैसे मैं ये वाला सेल एड्रेस दे देता हूँ, कॉमा, ये मैं सिर्फ एरर बना रहा हूँ, इसको वैसे ना देखिएगा, 2 कॉलम दे दिए, कॉमा 2 कॉमा फॉल्स ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये N/A का एरर आता था जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते थे उस सेल के अंदर, तो वो वैल्यू आगे शो हो जाती थी। ये एक N/A का एरर हमारे पास आता है। हमारे पास एक और एरर आता है, जैसे सपोज ये कुछ वैल्यूज लिखी हैं, तो कमाए हुए को क्या कर दिया, यहाँ पे करते हैं, ड्राइंग लेस की, और ये बच गया वो वाला बचा हुआ प्रॉफिट जो 4 o'clock इन्वेस्ट कर दिया, चिल मारे यहाँ, ट्रेड अर्निंग मगर चिल मारे, डिस्काउंट का बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, इक्वल साइन दिस वैल्यू प्लस डिस्ट्रीब्यूटेड दिस वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू प्लस ये वैल्यू एंटर। रिटेन्ड। ये मैंने 4 वैल्यू से ऐड की, उनको मैंने ऐड कर दिया प्लस साइन के थ्रू। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से 2 कॉलम को डिलीट कर दिया। टाइम ओनर घर ले जाते पैसे और कंपनी के देयर इज अ रेफरेंस एरर। एज अ प्रॉफिट मैं फिर रिपीट करता हूँ, का जो मैंने 4 वैल्यूज ली थी, 4 वैल्यूज ना, 5, 32, 34, 54।
इसका मैंने टोटल कर दिया यहाँ पे, टोटल वो आया 125, ठीक है। मैंने सामने नहीं लगाया, मैंने प्लस साइन को यूज किया, प्लस ऑपरेटर को, ठीक है। करने के बाद यहां से मैंने 2 रोज को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और डिलीट, और रेफरेंस एरर आ गया। रेफरेंस एरर क्या होता है, वो कहता है कि यार आपने यहाँ पे जो 2 वैल्यूज ली थी ना वो डिलीट हो गई हुई हैं, जिसकी वजह से रेफरेंस एरर जनरेट हो रहा है। खैर इस तरह के और भी कुछ एरर्स हैं जिसमें एक नल एरर आएगा, वैल्यू एरर आएगा, तो इस तरह के और एरर जब मैं आपको कम्प्लीटली करवाऊंगा तो उस दौरान हम उसको देखेंगे। लेकिन अभी हमारा एजेंडा ये है, हमने 4 एरर तो वैसे देख लिए हुए हैं। हमारा एजेंडा ये कहता है यार जब कोई आपने कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करते वक्त आपका कोई एरर आ गया, आप ये चाहते हैं कि ये एरर ना, एरर का एरर नेम शो ना हो, इसके ऊपर आपका कुछ लिखा हुआ एक्सेप्शन आ जाए। एक्सेप्शन मतलब कोई टैक्स आ जाए कि जी इट्स अ एरर, फंक्शन नेम रॉन्ग, आपका कोई लिखा हुआ टैक्स आ जाए कि भाई ये इशू है, इसको करेक्ट करो। उसके लिए हम इफ एरर को यूज करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इक्वल साइन इफ एरर स्टार्ट ऑफ द ब्रैकेट, सबसे पहले कहते हैं वैल्यू दे, मैं अगर 34 डिवाइड बाय 0 कॉमा वैल्यू इफ एरर, अगर कहता है ये एरर होता है तो क्या प्रिंट करवाएं, इट्स अ डिवाइडेड बाय 0 एरर। अगर तो कहते हैं ना जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर तो ये एरर है तो जो भी एरर है तो डिवाइडेड बाय 0 इस तरीका कार्ड से एरर नहीं शो होगा, इस तरीका कार्ड उसके ऊपर ये कैप्शन आ जाएगी, ये ऐसे आ जाएगा, ये इसको एक्सेप्शन कहते हैं, एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक है। एंटर करो तो ये देखो ऐसे जो आपने टेक्स्ट लिखा ना वो प्रिंट होगा, एरर का नेम नहीं शो होगा। हाँ अगर आपकी कैलकुलेशन ट्रू है, ठीक है, मतलब आपका कोई एरर नहीं है, तो क्या करेगा, जो उसका आंसर है वो आपको शो करवा देगा, ठीक है। जो उसका आंसर है वो आपको डिस्प्ले करवा देगा, वो आपको अपीयर हो जाएगा ओवर द स्क्रीन। समझ आ गई। ऐसे अगर आप फंक्शन नेम एरर आता है, जैसे सपोज ऑफ दैट आप यहाँ पर कुछ वैल्यूज हैं, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर टोटल करना चाह रहा हूँ, टोटल कहता है जी इक्वल साइन इफ एरर स्टार्ट ऑफ द ब्रैकेट सम स्टार्ट ऑफ द ब्रैकेट कैलकुलेट ऐड किया कॉमा एंटर द करेक्ट फंक्शन नेम। अच्छा अभी कोई एरर आएगा इसमें, अभी कोई एरर आएगा इसमें, पहले 3-4 लेक्चर आपको करने होंगे। ये क्यों जाना बेटे, बताओ इसमें अभी करंटली कोई एरर आएगा? और ये कहानी कल नहीं पता आएगा कैसे, इंटर से पहले। अच्छा हाँ ये सिंटैक्स एरर आया है, आप बताएं। क्रेडिट है, क्रेडिट में डेबिट क्या होता है? नो एरर, मतलब ये डेबिट सरप्लस डेबिट दूसरा अकाउंट जेब में आ जाएगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसकी समझ नहीं है, मुझे लग रहा है ये ऊपर से गुजर गए। इसमें ये होना है, फंक्शन के ना 2 पार्ट हैं इसके, इफ एरर के। देयर आर द 2 पार्ट्स ऑफ फंक्शन। द फर्स्ट पार्ट इज फॉर द कैलकुलेशन, फॉर चेकिंग द एरर, एंड द सेकंड पार्ट इज द एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ऑफ एरर, ठीक है।
अगर तो जो पहले वाले पार्ट में एरर होगा ना, तो जो मैंने चीज लिखी होगी वो डिस्प्ले करवा देगा ओवर द सेल में, वो डिस्प्ले करवा देगा आपको एंट्री बना जो मैंने लिखा होगा। पहली एंट्री अगर एरर होगा तो, अदरवाइज कैलकुलेट करके उसका जो आंसर है ना वो डिस्प्ले करवा देगा। अब जैसे सम में नेम एरर था ना, मैं एज सम का यू या एम खत्म कर देता हूँ, सू कर देता हूँ। सू इज कोई भी फंक्शन नहीं है, मैं एंटर करता हूँ तो एंटर द करेक्ट फंक्शन नेम, उसने मुझे एरर दे दिया भाई अपना फंक्शन नेम करेक्ट एंटर करो। अच्छा मैं उससे कहता हूँ जी अच्छा मैंने यहाँ पे फंक्शन नेम करेक्ट एंटर कर दिया, ठीक है। करने के बाद एंटर करेंगे तो ये देखिए 212, तो उसने ऐड करके क्या किया कि उसका मुझे प्रॉपर फंक्शन जो रिजल्ट था वो दे दिया। तो अगर एरर नहीं होगा तो रिजल्ट दे देगा, अगर एरर होगा तो जो मैंने लिखा होगा वो डिस्प्ले करवा देगा। मतलब कि उस एरर के फ्रंट के ऊपर मास्किंग कर दी है मैंने किसकी, अपने ये जो कैप्शन है, ये जो टेक्स्ट है इसकी, कि अगर यहाँ पर एरर होगा तो देन देयर इज, ये मुझे मास्किंग शो करवा देगा। वैसे अदरवाइज अगर मैं फंक्शन का नेम गलत लिखता हूँ तो ये वाला एरर आता है ना, नेम एरर आता है कि नहीं, ऐसे ही है। तो अभी आप जरा एक दफा इसी इफ एरर को चारों फंक्शंस के ऊपर अप्लाई करें। अभी मैंने चेक कर, फिर मैं नेक्स्ट फंक्शन करवाता हूँ। डेबिट एसेट क्रेडिट, एसेट का जो भी नाम हो, प्लांट नाम है तो प्लांट, बिल्डिंग है तो फंक्शन के दो पार्ट हैं, एक है कैलकुलेशन वाला, एक है डिस्प्लेइंग वाला। अगर तो फंक्शन करेक्ट होगा तो वो कह देगा कि जी डिस्प्ले अब जो रिजल्ट है ना वो आ जाए। मतलब मैंने यहाँ पे अगर सम लगाया है ना, ये मैंने एडिशन की है, यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो उसने कैलकुलेट करके मुझे आंसर दे दिया, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं कहता हूँ नेम एरर है, नेम एरर फंक्शन का, तो ये फंक्शन नेम एरर क्रिएट करेगा जैसे ये कह रहा था। अब मैं चाहता हूँ यार ये ना डिस्प्ले हो, ये नेम ना लिखा हुआ है, मैं जो टेक्स्ट लिख रहा हूँ ना वो डिस्प्ले हो, तो ताकि मैं यूजर को, अब यूजर को क्या पता नेम एरर क्या है, यूजर को क्या पता डिवाइडेड बाय जीरो एरर क्या है, ये तो आपको पता है। तो फिर आप यहाँ पर उसको डिस्प्ले करवाओगे एक कैप्शन कि भाई एंटर, एंटर की भी स्पेलिंग इसको प्रोटेक्ट कर लें, क्रेडिट में डेबिट क्या होगा, लाइक दिस। यही सारी चीज इन चारों फंक्शन पे जरा थिंग्स लेस हो रहा तो इसका मतलब डेबिट होगा। यहां पर आप रिवैल्यूएशन लॉस बोल दें या खाली प्रॉफिट एंड लॉस लिख देंगे, नो इश्यू, ठीक। एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, कम, क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री लिखते हुए 3 लाइन के बाद क्रेडिट लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, तो लिख सकते हो ना, थोड़ा सा लाइट लाइन करके। रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो रहा है, डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है, डेबिट। या आपने एंट्री कुछ यूं लिखी, इधर गया 1/21, आपने पहली एंट्री पास की, हवाई एंट्री, एक्यूमुलेटेड डेबिट और एसेट अकाउंट। अगर आपको सिर्फ 2021 की एंट्री बोल दी जाए तो क्या आप यहां से चूज कर सकते हो, पता है आपको, यहां तक तो एंट्री कर ली हुई है आपने, यहां पर आपको पता है पहली एंट्री क्या होनी है, हवाई एंट्री क्या होनी है। ये दूसरी चीज पता है कि ये पिछली जब भी रिवैल्यूएशन हुई थी तो क्या हो गई थी, खत्म। तो इसका मतलब है यहां से 60 जमा 60 कितनी हो गई, 120 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मौजूद होगी किताबों में, तो एंट्री पास कर देनी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट अकाउंट। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एलिमिनेट करना, खत्म करना। उसके बाद ये वाली एंट्री पास करते हैं, इसकी एंट्री आती है डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसकी कोई एंट्री नहीं होती, इसकी कोई एंट्री नहीं होती, नो जनरल एंट्री, ये सिर्फ वर्किंग के हद तक है। इस कॉलम में प्रॉफिट एंड लॉस के कॉलम में सिर्फ और सिर्फ रिवैल्यूएशन के वक्त की एंट्री पास करनी है, सिर्फ इस वक्त रिवैल्यूएशन के वक्त, ये रिवैल्यूएशन का वक्त है, इसकी एंट्री होनी है। इससे पहले अगर हो सकती थी तो यहां पर हो सकती थी, इसके बाद अगर प्रॉफिट एंड लॉस में एंट्री हो सकती है तो कौन से वाली हो सकती है, रिवैल्यूएशन का वक्त कौन सा है,
ये वाला है, यहाँ पर एंट्री आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी बस। बाकी सारी किस हिसाब से है? वर्किंग के लिए। तो इस कॉलम का याद रखना है, वर्किंग तो करनी है लेकिन एंट्रीज कैसे करनी है? एंट्री सिर्फ इस कॉलम की कब आएगी? जब रीवैल्यू होगी। आ जाए तो इसका मतलब है जब भी पुराना लॉस चल रहा होगा तो जिंदगी क्या रहेगी? सुकून। जिंदगी क्या रहेगी? सुकून। अब एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिनर आपको चलाता है यहां से ऑनवर्ड कि जब हमने रीवैल्यू किया तो रीवैल्यूड अमाउंट कितनी थी? 300, और उस वक्त जब हमने रीवैल्यू किया था उस वक्त लॉस आ गया था कितने का? 20 का, और उस वक्त लाइफ कितनी थी? 8 साल। अब क्वेश्चन यहां से दे देगा, पिछली रिवैल्यूएशन की थी तो कितनी थी? 300, उस वक्त लॉस कितना आया था? 20 का, और उस वक्त लाइफ कितनी थी? 8। अब आपको इसका मतलब यहां से शुरू होकर आगे चलना है। तो एग्जामिनर ये काम करता है। कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, चल पड़ेंगे। आपको जो सी चीज बताई है वो एज इट इज लिख देनी है। रिवैल्यूएशन के सामने कहा कि लॉस आ गया था, लॉस लिख दिया, बस कहानी खत्म। ठीक, रिमेनिंग लाइफ का बता दिया 8, लिख लिया यहीं पे, और उससे ऑनवर्ड चलाना शुरू कर दिया। ये वर्किंग के हिसाब से डिवीजन करेंगे, दिस डिवाइड बाय दिस, डिवीजन आ गई। एंट्री डेबिट डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट, फिर एंट्री डेबिट डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट। अब साल की एंड की रिवैल्यूएशन आखिरी साल में, और आपको बोल देता है ये वाला डाटा देके कि 300 थी रीवैल्यू की थी, 20 क्या था? लॉस था, और रिमेनिंग लाइफ इस तारीख पर कितनी थी? 8। आगे साल को चलाओ और जर्नल एंट्री पास करो 2023 की। कौन सी पास करो? 2023 की एंट्रीज बस पास करो। तो 2023 की पहली एंट्री डेप्रिसिएशन की, ये पास किया हमने, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगली एंट्री रिवैल्यूएशन की वर्किंग बनी हुई है। पहली एंट्री क्या बनेगी? हवाई एंट्री। इस तारीख पर डेप्रिसिएशन खत्म हो चुकी है, इससे ऑनवर्ड 1, 2, और ये आज तीसरी भी एंट्री पास कर ली है। इन सबको जमा करेंगे तो क्या हो जाएगी? वन 2.5 से एंट्री पास कर देंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट, पहली एंट्री होगी। अब इसके ऊपर आ जाते हैं, एसेट बढ़ रहा है कम हो रहा है? एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा क्रेडिट होगा? डेबिट हो जाएगा। सरप्लस बढ़ रहा है कम हो रहा है? सरप्लस की नेचर तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। प्रॉफिट की नेचर, जो प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा? क्रेडिट। उसका कोई भी नाम दे रहे हैं दे दो। मैं नाम देता हूं रिवैल्यूएशन गेन। मैं नाम क्या देता हूं? लॉस आ जाए तो रिवैल्यूएशन लॉस, गेन आ जाए तो रिवैल्यूएशन गेन। साथ ब्रैकेट में लिखता हूं प्रॉफिट एंड, इसमें जब भी रिवैल्यूएशन की आएगी बात तो साथ क्या लिखना है? OCI, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। ठीक, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम हमने सीखा हुआ है ITA में कि क्या होती है। वहां पर सिर्फ नाम सीखे हुए हैं कि जो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम है इसके 2 हिस्से होते हैं, 2 स्टेटमेंट्स होती हैं। नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। तो ये होती क्या है वो मैं बताने लगा हूं फास्ट वे आउट में। सारा कुछ लिखा हुआ है। एक लेक्चर मैंने PDF में रूटीन क्लास में क्या करता रहा था, उसी PDF को मजीद आगे ले जाता था, उसी PDF को मजीद आगे, ताकि एक जगह पर बात बन जाए। वो आज काम आ रही है। मैं ये वाले रूटीन क्लास में कितने दिनों में पढ़ाया हुआ है? लगभग 4 दिनों में ये सारी चीजें करवाई हैं। तो वो सारी बातें इकट्ठी स्पीड में हो रही हैं, लेकिन डिस्कशन तकरीबन सारी हो रही है। ठीक, अब जिसने ये वाली आज की क्लास नहीं ली है वो बेवकूफ है। ठीक, और कल उसने सोचना है यार एक ही कहानी है, मैंने कहना कल क्यों नहीं आए। अच्छा जी, प्रॉफिट एंड लॉस, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल GP आएगा, अदर इनकम लेस एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। इसमें से टैक्स एक्सपेंस लेस करेंगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहां तक है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद क्या चीज आती है? अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। ये वाली चीज यहां तक बोलता है रियलाइज्ड प्रॉफिट्स। सेल वगैरह करते हैं तो प्रॉफिट रियलाइज होता है, और यहां पर लिखते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स, अनरियलाइज्ड गेन्स।
सरप्लस में जो सी चीज़ लिखी जाती है वो क्या होती है, अनरियलाइज्ड। ये जस्ट प्रेजेंटेशन करनी होती है, ओनली प्रेजेंटेशन है। यहां पे क्या होता है, ओनली प्रेजेंटेशन। टी अकाउंट सरप्लस का यूज होना है। टी अकाउंट कौन सा यूज होना है, सरप्लस का यूज होना है, और उसका सीडी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इक्विटी में लिखा जाएगा। यहां पे जस्ट क्या है, प्रेजेंटेशन, कि आपको इस साल में 200 का क्या हुआ है, गेन हुआ 2000। फिर यहां पर अगर देखें तो 2023 में क्या हुआ है, 200 का 160 का गेन, और यहां पर क्या हुआ है, 160 का लॉस। तो जैसे वैल्यू यहां पर आ रही है ब्रैकेट में, वैसे ही वहां पर लिख देनी है, और अगर पॉजिटिव में आ रही है तो पॉजिटिव लिख देनी है। ठीक है, अब एंट्रीज भी आपने बना ली, हवाई एंट्री भी आपको आ गई। ये आपने यही बनाई थी, 112.5 ही बनाया था, यही बनाई थी ना मैं, तो तरीकाकार आपको आ गया। क्या एसेट अकाउंट को डेबिट किया था, सरप्लस को क्रेडिट किया था, रिवैल्यूएशन गेन प्रॉफिट एंड लॉस को क्या किया था, क्रेडिट किया। वर्किंग आती है तो वर्किंग से ही क्या बननी है, जनरल एंट्री। वर्किंग से ही फ्यूचर में नोट बनना है, वर्किंग से ही एक्सट्रैक्ट्स बनने हैं। वर्किंग स्ट्रॉन्ग है रिवैल्यूएशन की, इट मीन्स एवरीथिंग कुड बी डन। ठीक, तो ये पहला सबक है कि रिवैल्यूएशन आपको आनी चाहिए। क्रॉस वेरिफिकेशन क्या है ये भी बता देता हूं, ताकि ये वाली कहानी, ये वाला जो है, ये मैं अभी से ही डिस्कस करके जाऊं। क्रॉस वेरिफिकेशन इस वर्किंग का 2 टाइम पे हो सकता है, एक है ईयर एंड, एक है रिवैल्यूएशन के वक्त। रिवैल्यूएशन का वक्त मीन्स वो साल के शुरू में और साल के एंड पे, रिवैल्यूएशन का वक्त, या फिर ईयर एंड पर क्रॉस वेरिफिकेशन हो सकती है। करना क्या है, कैरिंग अमाउंट रिवैल्यूएशन मॉडल माइनस कैरिंग अमाउंट कॉस्ट मॉडल, ये आंसर देगा या पॉजिटिव में या नेगेटिव में। पॉजिटिव आंसर आएगा तो सरप्लस होगा, नेगेटिव आंसर आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस होगा। अब ये वाली चीज डायरेक्ट टेबल से मिलनी है। ये क्या आ गया नीचे, प्लीज एंटर योर वैल्यू। तो ये सिंपल ये किया है कि ये वही जो n/a का एरर आ रहा था ना, उस n/a के एरर पे मैंने कैप्शन लगा दी है कि अगर ये वाला एरर जनरेट हो तो क्या करो कि ये वाली मुझे उसके ऊपर कैप्शन को प्रिंट करवा दो। क्वेश्चन साहब, ठीक है, यू होपफुली आपने भी ऐसे अप्लाई किया होगा। पहले दिखा देता हूं, ठीक है, मैं आ रहा हूँ चेक करने, जरा मैं चेक करूँगा। हो गया, चलो मान लेते हैं हो गया। टेबल में से वैल्यू, ये मासूम बच्चे हैं, मासूमियत जो है ना, हाँ बिल्कुल। इंस्टाग्राम नहीं, मैं कैरिंग अमाउंट, नहीं, मैं कैरिंग, अच्छा सही है। इट्स कैरिंग। तो आप ये देखना, यहाँ पे मैं कोई वैल्यू पुट कर दूंगा तो वो एरर नहीं देगा मुझे, उसका जो आंसर है ना वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा। अच्छा 4 तक ली है, इसलिए 5 महीने लग रहा है। मैं हूँ, ये क्यों नहीं आ रहा, ये देखिए 3 के ऊपर और, तो टेबल में से ठीक है, क्यों चीज़ नहीं समझ आई, नहीं आई तो मुझे बताओ, मैं रिपीट कर देता हूँ। अब ऐसे सेम एज इट इज, ये इधर भी यही इशू था हमारा, अगर आप यहाँ पे चल रहे होते, ठीक है। तो अगर मैं इसको कर देता हूँ इफ एरर स्टार्ट ऑफ द ब्रैकेट, यहाँ पे उसको मैंने कैलकुलेशंस की, कॉमा, साथ मैंने इसको कैप्शन दे दी, रिमूव द रेफरेंस वैल्यूज ब्रैकेट, ठीक है। तो एंटर करेंगे तो ये देखें रिमूव द रेफरेंस वैल्यूज। और रेफरेंस खत्म कैसे होना है, ये जो जब मैं एक्टिव करूंगा तो ये रेफरेंस आ रहा है, हैश रेफरेंस फैक्टोरियल, इसको जब मैं खत्म करूंगा 320 होती, क्या होती,
अगर हम कॉस्ट प्रोडक्ट देन ये मुझे कैलकुलेट करके उसका जो आंसर होगा वो मुझे डिस्प्ले, अब रेफरेंस एरर तो नहीं आ रहा, तो दैट्स मुझे क्या किया, मुझे आंसर को डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, ओके जी। अब ये तो थे हमारे पास कुछ रेलिवेंट लॉजिकल फंक्शंस एंड देयर वर्किंग एंड देयर सम एरर्स एंड द वर्किंग ऑफ एरर विद इफ एरर। अब कुछ फंक्शन है इंफॉर्मेशन फंक्शन। नेगेटिव आंसर क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस का मींस लॉस होता है होती 320 आज है। तो इंफॉर्मेशन फंक्शन है, सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी होती है, हमारी सिर्फ एक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी होती है। तो वो हम करते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, फिर हम देखेंगे नंबर फॉर्मेटिंग और कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड सम फाइनेंशियल फंक्शंस। कुछ फाइनेंशियल फंक्शंस भी देखेंगे, जैसे इंटरेस्ट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम कैसे काउंट करते हैं। तो मुझे भी एक चीज़ याद है, एक फाइनेंशियल फंक्शन तो मेरी एक याद है कि हमने वो शीट की कनेक्टिविटी करनी थी, तो वो बिलिंग वाला था शायद, कि हम एक से वो बिल एंटर करें और उसी साइड के ऊपर उसकी एक इनवॉइस जनरेट होकर आ जाए, मुझे वो भी याद है। तो वो भी इंशाल्लाह मैंने आपको पूरा एक प्रॉपर करवाना है वो वाला काम। ठीक है, तो वो दिन ये है कि मेक श्योर को छुट्टी ना करे, तो क्योंकि वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। 240 इंफॉर्मेशन फंक्शन और कैरिंग अमाउंट क्या बनी थी? 480 माइनस 240 240 225 माइनस 240। अच्छा, इंफॉर्मेशन फंक्शन में हमारे पास पहले हमको पता है इज ब्लैंक, ये आप कैलकुलेटर पर करके भी चेक कर सकते हैं, मेरी बच्ची जा रही है देख। फिर आता है इज और ERR, जो इक्वेशन लिखी है इससे मैंने एक और चीज सिखाई, एक पूरा डिस्प्ले दिखाया हुआ है। फिर आता है इज, ये तो हमने कर लिया। इफ एरर है, अब इज एरर आ गया। नोट 5 चीजें पड़ी हुई हैं। फिर आता है इज लॉजिकल, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो आपने आईटी में नहीं पढ़ी। फिर आता है जी इज एन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो वो आपने एफआर में नहीं पढ़ी। और फिर आता है जी इज ये भी आपने कहाँ पे पढ़ी? नॉन टेक्स्ट, नोट्स का पार्ट है। फिर जी इज नंबर, इसी शॉर्टकट के इस फार्मूले से सिखाया गया इज रेफरेंस, इज टेक्स्ट। इक्वल टू पॉजिटिव आंसर आएगा तो सरप्लस, नेगेटिव आंसर आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस। बाकी आप बैठ के करते हैं, घर में बैठे किसी भी डेट को ऊपर क्या करें, काम करें। ठीक है, तो ये सिर्फ ये फंक्शन जो है ना, ये मुझे ट्रू एंड फॉल्स के अंदर आंसर देंगे, जैसे लॉजिकल फंक्शंस थे। फिर इन्हीं फंक्शंस को अगर मैं किसी और फंक्शन के अंदर यूज़ करना चाहूँ, लॉजिकल फंक्शन में, इफ़ में या अदर में, तो उनमें भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो पहले नंबर पे इसको हम अप्लाई करते हैं इज़ ब्लैंक, इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आएगा। ठीक है, इज़ ब्लैंक, स्टार्ट ऑफ द ब्रैकेट, सेल एड्रेस, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। द आंसर इज ट्रू। यस, दिस सेल इज एम्प्टी। तो अगर यहाँ पे हमको वैल्यू पुट कर दूंगा तो आंसर इज फॉल्स। तो ये सिर्फ इस चीज़ को चेक करने के लिए कि क्या उस सेल में वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही।